नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं आपका दोस्त होस्ट मेज़बान रंजीत झा नौत फाउंडेशन द्वारा आयोजित अपने इस नए प्रकरण में सभी का स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते हमने कवर किया था डाइवोर्स के ऊपर, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं जिसका हम जवाब भी दे रहे हैं। एक सवाल उनका था, जो अगर हिंदुस्तान में डाइवोर्स का परसेंटेज कम है और लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन में अगर अधिक है, तो कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे बिल्कुल ही डाइवोर्स नहीं है? तो जी हाँ, है। फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डाइवोर्स को आउटलॉ कर दिया गया 1954 में। वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के किसी और कम्युनिटी में डाइवोर्स नहीं है। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो इनफैक्ट 2019 में हमारे हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया था, जो पार्लियामेंट से लेकर के चौपाल तक चल रही थी। तो आज हम उसी पे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अपने एडवोकेट कन्हैया विश्वास जी से इसी टॉपिक पे बात करेंगे और पूछेंगे आपके द्वारा पूछे गए सवाल। तो चलिए मिलते हैं कन्हैया विश्वास जी से। 2019 में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो उसके तहत उन्होंने बताया जो ट्रिपल तलाक बैन कर दिया गया है। तो आप जरा उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए, क्या चीज़ है ट्रिपल तलाक? इन द सेंस इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक है, इसको बैन किया। एक्चुअली इसका कनेक्शन कैसा है कि 2017 में जो सहारा बानो का केस है, जो पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने वो केस में क्या किया है कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट के 6 मंथ का एक स्टे दिया था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया था कि इसके ऊपर एक नया एक्ट बनाने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम वुमेन के लिए। तो क्या होता है कि पहले भी जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है कि तलाक तलाक तलाक, जो तलाक की तलाकुल बिद्दत, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो तलाकुल बिद्दत जो है, इंस्टेंट 3 तलाक, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एंड 21 ऑल्सो। सो इक्वालिटी लॉ होना चाहिए, एज पर लॉ सबका राइट इक्वल होना चाहिए। तो इसके ऊपर जब उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए एक नया एक्ट बनाने के लिए, तो ये 2019 में ये एक्ट पास हुआ। ये एक्ट में क्या है, टोटल अपना 3 चैप्टर है, 8 सेक्शन है। इसमें एज पर सेक्शन 4 इसमें पनिशमेंट है, पनिशेबल ऑफेंसेस है। अगर इंस्टेंट तलाक 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 का अगर जो प्रोविजन है, किसी ने कोई मुस्लिम वुमेन के ऊपर प्रेशराइज किया डाइवोर्स लेने के लिए, सो इट इज एन पनिशेबल ऑफेंस। द पनिशमेंट इज इट में एक्सटेंड टू 3 years। और इसमें जो टोटल ओवरऑल जो एक्ट है 8 सेक्शन है। इसमें बच्चे का कस्टडी के लिए, बाद में जो और भी बहुत सारा चीज़ें है, कौन सा मैजिस्ट्रेट कंपाउंडेबल है क्या नहीं है, ये सब चीज़ में टोटली उसको डिस्कस किया गया टोटल एक्ट। अच्छा, यू मीन टू से कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो फिर इनके जो दूसरे तलाक के प्रोसेस हैं वो क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। बाकी ये जो मुस्लिम्स लॉ है कोडिफाई तो हुआ है 1937 के हिसाब से, शरीयत एक्ट के हिसाब से, लेकिन ये जो मेन ऑफ द जो है डाइवोर्स वगैरह होता है पर्सनल लॉ के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है इनका। तो इसमें क्या होता है, हस्बैंड डाइवोर्स दे सकता है, जो ज़्यादा करके जो जितना पावर है वो हस्बैंड होल्ड करता है, तो हस्बैंड डाइवोर्स दे सकता है। दूसरा एक डाइवोर्स होता है बाय म्यूचुअल कंसेंट। तीसरा होता है कि वाइफ भी दे सकता है। तो जो डाइवोर्स हस्बैंड देता है वो एक तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो अभी अपना जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एंड 21 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। बाकी जो तलाकुल सुन्नत है ये मोस्ट प्रॉपर रहता है। इसमें क्या है, दो डिवाइडेशन है, एक है आसान और एक है हसन। आसान जो होता है ना, ये मोस्ट प्रॉपर होता है। जैसे क्या होता है कि हस्बैंड ने उसको तलाक बोला, फिर उसको एक टाइम मिलता है, इद्दत टाइम, जो 3 months का रहता है, कि नेक्स्ट मंथ के बाद फिर उनको बोलना पड़ेगा तलाक। मतलब इनमें क्या होता है कि तलाक 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 ये
3 मंथ में क्लियर करना रहता है उनको। Okay, instant में क्या बोल- हुआ, हाँ, इद्दत का जो टाइम रहता है 3 मंथ्स का, वो उनको क्लियर करना पड़ता है। अभी ऐसा भी होता है बहुत सारा टाइम में कि 1 महीने के बाद दैट वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो वो जो टाइम रहेगा विद्युत टाइम, तो वो टाइम एक्सटेंड होगा कब तक, टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो इतना टाइम मिलता है इद्दत पीरियड के लिए। तो ये पीरियड में अगर उनका जो कंजुगल जो रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, मत बोले तो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर हस्बैंड वाइफ के बीच है, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाता है। मतलब माइंड चेंज हुआ तो कैंसिल हो गया, मतलब वो टाइम मिलता है। टाइम मिलता है इनके लिए। सेकेंड जो होता है ये हसन होता है, ये ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें क्या होता है कि उनको स्पेसिफिक 3 तलाक देना पड़ेगा और 3 महीने में देना पड़ेगा। ऐसे नहीं 1 दे दिया 2 दिया खत्म हो गया। तो एटलीस्ट क्या होता है, ये 100% तो नहीं है लेकिन 80% ये कवर अप हो जाता है। तो उसको 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 तलाक का प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। तो बीच में उनको लगा कि नहीं कैंसिल करना चाहिए तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हस्बैंड के तरफ से हो गया। और साथ साथ हलाला को भी खत्म कर दिया गया। हलाला को भी खत्म किया। ये जो नया एक्ट आया ना, हाँ। उसके हिसाब से ये जो लोकल कस्टमर, ये जो हलाला वगैरह था, प्लस जो तलाकुल बिद्दत वगैरह था, इनको क्लियरली बैन किया गया। अच्छा, म्यूचुअल तलाक के बारे में जो बता रहे थे आप, जरा उसके बारे में बताइए। म्यूचुअल कंसेंट में क्या है, जो बाय कंसेंट, जैसे खुला और मुबारत, मुबारत 2 चीज होता है। खुला क्या होता है कि वाइफ ऑफर करता है और हस्बैंड एक्सेप्ट करता है उसमें, मतलब जो मेहर का जो अमाउंट है वो वाइफ हस्बैंड को रिटर्न कर देता है। सो दैट इज कल खुला। दूसरा जो प्रोसेस है मुबारत, मुबारत में क्या है कि बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को अलग रहना है, तो वो कंडीशन के ऊपर वो डाइवोर्स ले सकती है। अच्छा, ये तो हो गया म्यूचुअल का। अगर किसी मुस्लिम महिला अगर डाइवोर्स देना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? मैं जस्ट वही पॉइंट पे आने वाला था। उसमें भी क्या होता है, जैसे हस्बैंड का एक ऑप्शन हो गया, म्यूचुअल कंसेंट का ऑप्शन हो गया। थर्ड जो ऑप्शन है ये है अपना जो वाइफ है, वाइफ के पास 2 ऑप्शन है। जो कस्टमरी लॉ, जो पर्सनल लॉ के हिसाब से, उसमें आता है तलाकी तफीज, जिसमें क्या होता है, ये एक अलग कंसेप्ट है कि डेलीगेटेड पावर। जैसे हस्बैंड का कुछ डेलीगेटेड पावर रहता है वाइफ को देना, मैं तुमको ये राइट देता हूं, तो वो डेलीगेटेड पावर के ऊपर वाइफ हस्बैंड को ऑफर करता है जी मुझे डाइवोर्स चाहिए करके। तो ये एक पर्सनल लॉ के हिसाब से हो गया। सेकेंड जो है, जो मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, उसके हिसाब से भी एक लेडी जो है ना कोर्ट में जाके एक डिक्री वगैरह ले सकती है। उसमें 2 ग्राउंड है। एक है आपका लियन और फक्स। लियन क्या होता है कि अगर उनके पास मेल कोई मेंबर ऐसा एलिगेशन करता है एडल्ट्री का, तो लेडी के पास, वुमन के पास एक ऑप्शन रहता है कि मेरे केस में वैसे वैसे एलिगेशन है, मुझे साथ में नहीं रहना है, मुझे अलग होना है। ये ग्राउंड हो गया। दूसरा जो फक्स होता है ना, इसमें कैसा होता है कि हस्बैंड अगर इम्पोर्टेंसी है उनका, तो वो भी उनके पास एक ग्राउंड है। वो ग्राउंड में जाके कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके वहां से डाइवोर्स का एक डिक्री वगैरह ले सकती है। ये इनके मेंटेनेंस का क्या प्रावधान है? देखिए, मुस्लिम जो वुमेन जो मेंटेनेंस का है, इसका इनिशियल में इसका कुछ बैकग्राउंड है कि मुझे एक शॉर्ट में मुझे बोलना है बैकग्राउंड, तो समझ में आएगा। ये जो मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ जो था, इसको कोडिफाइड फर्स्ट टाइम हुआ 1937 में, जो शरीयत एक्ट के हिसाब से। उसके बाद फिर मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आया। उसके बाद जब ये शाहबानू बेगम का केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट आया इसमें। 1985 में सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन दिया। पहले क्या था कि जो इद्दत पीरियड था 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स में ही कोई मुस्लिम जो वुमेन है उसका मेंटेनेंस का जो था ना 3 मंथ्स के ही मांग सकते थे, उसके ऊपर का कुछ राइट नहीं था। शाहबानू का जो केस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो एक्ट है उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि एक मुस्लिम वुमन नॉट ओनली 3 मंथ्स फॉर द इद्दत टाइम, they can claim for the maintenance for their whole life, for their whole life in whole the time। तो क्या हुआ फिर उसमें एक जजमेंट के हिसाब से ये चीज आ गया कि 3 महीना नहीं, उनको लाइफ टाइम के लिए हस्बैंड को मेंटेनेंस देना रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, जो राजीव गांधी का टाइम था तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशराइज आया, तो गवर्नमेंट में 1986 में एक एक्ट पास किया
जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, उसमें क्या हुआ कि एक सेक्शन था, सेक्शन 3, जिसमें ये था कि जो मुस्लिम वुमेन सिर्फ जो उसका जो इद्दत टाइम है 3 मंथ्स के लिए ही मेंटेनेंस वगैरह क्लेम कर सकती है। अच्छा, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और जो ये नया एक्ट पास हुआ 1986 का। तो इसके बाद एक 2001 का एक जजमेंट आया, जजमेंट है अपना एक, मैं आपको बताऊं, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसका एक इंटरप्रिटेशन ऐसा निकाला कि जो सेक्शन 3 का जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने ऐसा बोला कि इसमें कहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि 3 मंथ्स का जो टाइम है आप पूरा लाइफ टाइम का मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला। मतलब ऐसा हुआ ये 3 मंथ्स में आप आपका लाइफ टाइम का जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकते हैं। ओके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन में लेके आया। अच्छा, तो क्या हुआ, फिर उनको थोड़ा रिलीफ मिल गया। फिर उसके बाद 2017 का क्या हुआ कि जो अपना ट्रिपल तलाक, ये चीज के ऊपर बैंड आ गया, गवर्नमेंट का एक नया एक्ट भी बन गया, ट्रिपल तलाक को निकाल दिया। तो इसके बाद जो सायरा बानू का जो केस था उसमें स्पेसिफिक डाइवोर्स होने के बाद भी एक जो डाइवोर्सी जो वुमेन होते थे मुस्लिम वुमेन, उनके लिए 125 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी। तो उसके बाद ये तो स्पेसिफिक एक्ट में उन्होंने बोला सीआरपीसी 125 में उनको मेंटेनेंस वगैरह देना चाहिए, मिलना चाहिए। उसके बाद भी बहुत सारा एक्ट है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, अगर कोई मैरिड है, मैरिड वुमेन वगैरह, मुस्लिम्स है, कोई भी कास्ट का है, डोमेस्टिक वायलेंस है, बाकी का भी बहुत सारा पर्सनल लॉ के हिसाब से एक्ट है जिसके हिसाब से मेंटेनेंस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। सर ये पॉलीगमी जो कि हिंदुस्तान में 1956 में गवर्नमेंट ने सारे कम्युनिटी में बैन कर दिया एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी, जिसकी वजह से देखा भी गया है जो बहुत सारे हिंदू खुद को मुस्लिम में कन्वर्जन करके दूसरी शादी करते हैं। तो ये पॉलीगैमी और बाइगैमी ये है क्या चीज़? बाइगमी का कांसेप्ट कैसा है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ वन वाइफ और वन हस्बैंड, इफ एनी अदर रिलेशनशिप विद एनी अदर हस्बैंड और वाइफ, दैट इज कॉल्ड बाइगमी। पोलीगमी का कांसेप्ट ऐसा है कि एक छोड़ के 2, 3, 4 हो गया तो इसको पोलीगमी में काउंट होता है। मतलब एक के ऊपर अगर कुछ है तो पोलीगमी में काउंट होता है ये चीज। ओके, 1+1 इज बाइगैमी एंड 1+2 3 इज पॉलीगैमी, जो कि मुस्लिम में 4 शादी का मुस्लिम में है। उसका पर्सनल देखिए, एक चीज, दिस इज माय पर्सनल व्यू कि टाइम टू टाइम हर एक एक्ट चेंजेस हो रहा है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मदर लॉ है उसमें क्या बोला है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, तो इसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है, जैसे उन्होंने ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक, उसके ऊपर भी बैन किया है। बाकी अगर दूसरा कास्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से क्या है कि 4 शादी कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ, वैसा है। तो ये अगर गवर्नमेंट को लगेगा कुछ है तो उसके हिसाब से नया एक्ट बनाना है, जो भी है टाइम टू टाइम होता रहेगा। और ये पॉलीगैमी का प्रैक्टिस सिर्फ मैन ही कर सकता है, वुमेन नहीं कर सकता? नहीं, मैं नहीं कर सकता। ओके सर, ये तो हो गया मुस्लिम का। इनफैक्ट अगर एक क्रिश्चियन कपल तलाक के लिए जाना चाहे तो उनका क्या प्रोसीड्यूर है? क्रिश्चियन कम्युनिटी का सेम है। अगर क्रिश्चियन है तो उनका इंडियन डाइवोर्स एक्ट है। इंडियन डाइवोर्स एक्ट में सेक्शन 10 में उनको ग्राउंड मिलता है। अगर म्यूचुअल में जाना है सेक्शन 10A, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा है कि उसका डाइवोर्स के लिए स्पेसिफिक आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पिटिशन वगैरह फाइल करना रहेगा। बाकी जो है ये सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन के सामने फाइल होता है, बट इसमें स्पेसिफिक आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ही फाइल करना पड़ेगा। सो अगर आप कंटेस्टेड है तो सेक्शन 10 के हिसाब से होता है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो सेक्शन 10A। अच्छा, और उनके मेंटेनेंस का क्या प्रावधान है? उसमें भी इंडियन डाइवोर्स एक्ट में अगर वाइफ है, स्पेसिफिक पावर है 37 के हिसाब से, इंडियन डाइवोर्स एक्ट का 37 के हिसाब से लेडी का या वुमेन का राइट बनता है उसका लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस वगैरह क्लेम करना। बाकी तो है ही, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह तो है, लेकिन स्पेसिफिक जो उनका एक्ट है इंडियन डाइवोर्स एक्ट के हिसाब से 37 में भी प्रोविजन है। ओके, अच्छा, एक सवाल आया है, हिंदू लड़का है और लड़की मुस्लिम है और उन दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली, अब उनको डाइवोर्स लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है?
वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट है। हम्म, अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट है तो 27 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से उसका भी प्रोविजन है। उसमें भी सेम है, डाइवोर्स का ग्राउंड वगैरह है उसमें। वो अगर ग्राउंड में जैसे सबका ग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है, इम्पोर्टेंसी, एडल्ट्री, क्रूएल्टी, बराबर ना, डिजर्शन, लेप्रोसी, वेनल डिजीजेस, रिनाउंस फ्रॉम द वर्ल्ड, ये बहुत सारा ग्राउंड है। तो ये भी 27 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। अच्छा, इनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन, कन्वर्जन हो जाता तो फिर उस तो act- स्पेसिफिक जो एक्ट है, अगर हिंदू में कन्वर्जन हुआ हिंदू के हिसाब से जाएगा, मुस्लिम में कन्वर्जन हुआ मुस्लिम के हिसाब से जाएगा। तो पर्सनल लॉ जो भी रहेगा उनका, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जो भी रहेगा उसके हिसाब से ट्रीट होगा। अगर कन्वर्जन हुआ है तो, हाँ, नहीं हुआ है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 27। ये तो हुई तलाक की बात। आप सोच रहे होंगे ग्लोबली हिंदुस्तान में तलाक का परसेंटेज तो बहुत कम है, पर क्या ये खुशी खुशी है? जी नहीं। हमारा रिसर्च करता है जो हम हिंदुस्तान में कम होने की वजह है फैमिली प्रेशर, सोशल एम्बेरसमेंट, आपका फाइनेंशियल डिपेंडेंट और फिर ऑर्थोडॉक्स कल्चर। अगर आप पिछले दशक में देखेंगे तो हिंदुस्तान में तलाक का संख्या डबल हो गया है, और अगर इसे हमें रोकना है तो हमारे अंदर से ईगो को बाहर निकालना है, यानी कि हमको मैं वर्ड को हटा के हम लाना है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।